नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 10वीं यूनिट में लगी आत्मकथाओं को पढ़ रहे हैं। हमारी आज की आत्मकथा श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है। दरअसल ये आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है, जिसमें इसका पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा जो भाग है वह है 10 द्वार से सोपान तक। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल इसका पहला खंड जो है क्या भूलूं क्या याद करूं लगा हुआ है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा आज का विषय है। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे हमेशा की तरह अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू कर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इस आत्मकथा के प्रत्येक भाग को कुछ भागों में विभाजित करके बताऊंगी, ताकि इस आत्मकथा का कोई भी जो प्रमुख अंश है वो ना छूटे। यह आत्मकथा सन 1969 में प्रकाशित हुई थी और इसे सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री हरिवंश राय जी ने इस आत्मकथा की भूमिका में लिखा है, अगर मैं दुनिया में किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो अपने आप को अच्छी तरह सजाता बसाता, अधिक ध्यान से रंग चुनकर उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे स्वाभाविक और साधारणी रूप में देख सकें, सहज निष्प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। ये श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा की भूमिका में कहा है कि उन्होंने बिल्कुल बिना किसी बाहरी उसके लीपापोती के ये पूरी आत्मकथा लिखी है। इस आत्मकथा की कुछ प्रमुख पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूँगी। आत्मकथा की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां ये हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूँ मैं, क्या भूलूं क्या याद करूँ मैं। ये इस आत्मकथा की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। दोस्तों, इस आत्मकथा में बच्चन जी ने अपने व्यक्तित्व, आत्मकथा का जो ये भाग है क्या भूलूं क्या याद करूँ में, इसमें बच्चन जी ने अपने जीवन दर्शन, अपना व्यक्तित्व, अपना वंश परिचय, अपनी काव्य और अपने जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। आत्मकथा की शुरुआत जो हम करेंगे वो उनके व्यक्तित्व और जीवन दर्शन से करेंगे। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहित्य के युग पुरुष तो थे ही, एक श्रेष्ठ आत्मकथाकार भी थे। बच्चन द्वारा योजनाबद्ध रीति से लिखा गया प्रथम आत्मकथा खंड है। ये पहला खंड है इस आत्मकथा का। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा खंड उनकी पूरी योजना का 1/3 भाग है। इस खंड में लेखक ने अपने यौवन ज्वार के क्षणों का व्यापक वर्णन इस विशदता से किया है कि उनके साहस और सत्य कथन की प्रशंसा करनी पड़ती है। डॉक्टर बच्चन ने अपने मन मस्तिष्क पर अंकित होने वाले बचपन और युवावस्था के संस्कारों के साथ पूर्व जन्म के संस्कारों के बल पर आत्म तत्व का भी
यथेष्ट संकेत अनेक स्थलों पर दिया है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना सन 1963 से 1969 तक हुई थी, जिसमें लेखक ने अपने कायस्थ जाति वर्ण के नाम, उद्भव, विकास और महत्व पर विस्तृत चर्चा करते हुए अपने अमोड़ा वंश की 7 पीढ़ियों की कथा विस्तार से लिखी है। इस खंड में लेखक के शैशव काल तथा यौवनावस्था के प्रणय और भावुकता के विशिष्ट क्षणों और गुणों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य के 2 रूप होते हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। उनका आकार, प्रकार, आचार, विचार अर्थात जिसमें उनकी कर्मेंद्रियां एवं समस्त ज्ञानेंद्रियां क्रियाएं करती हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने चारों आत्मकथा खंडों में अपने संपूर्ण जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व को विविध कोणों से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। उन्होंने बच्चन जी की जो ये आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं में, साहित्यिक जीवन से संघर्ष करने वाले जुझारू लोगों के लिए बहुत अनुकरणीय है कि किस तरीके से उन्होंने इतना संघर्ष करते हुए वे आगे बढ़े। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन के विराट व्यक्तित्व पर ही प्रकाश नहीं डालती, अपितु उनके जीवन के एक एक परत को बड़ी नज़ाकत, नफाकत से उड़ाती चलती है, जिससे उनका जुझारू, संघर्षशील और संवेदनशील विशाल व्यक्तित्व स्वतः प्रस्फुटित होकर सामने आ जाता है। उनका जो ये संघर्षशील व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। डॉक्टर बच्चन का व्यक्तित्व एक गतिशील मानव का व्यक्तित्व था, जिसने परिस्थितियों के अनुसार नव नव रूप धारण किया। वे हिंदी की महान विभूति थे। उनका सहृदय व्यक्तित्व, जागरूक तथा सृजनशील साहित्य हिंदी साहित्य की अक्षय मंजूषा था। बच्चन का नाम प्रथम श्रेणी के कलाकारों के अंतर्गत लिखा जाता था। समय की प्रखर धारा ने बच्चन को हर कोण से तेज तर्रार और अकेले बहुत कर सकने की क्षमता से भरपूर बना दिया था। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दूध पानी की तरह घुले हुए थे। बच्चन का मंझला कद, गेहुआ रंग, उनके शरीर के बारे में बात की गई है इसमें कि वे कैसे दिखते थे। बच्चन का मंझला कद, गेहुआ रंग, तने अंग, घंघराले उठे उठे से बाल, दर्पण सा माथा, ऐनक के अंदर चमचमाती छोटी मछलियों सी आँखें, चिकना चेहरा, खुशनुमा होठ, किसी को भी अपनी ओर आकृष्ट किए बिना नहीं रहते थे। उनके दुर्बल तन में एक सबल झांकता हुआ मन सहज ही दृष्टिगोचर होने लगता था। जैसे गोरैया एक एक तिनका चोंच में लगाकर एक सुंदर सा घोंसला बना लेती है, वैसे ही उन्होंने एक एक काम जोड़कर अपने व्यक्तित्व और उसके चारों ओर के वातावरण का निर्माण किया था। बच्चन के व्यक्तित्व में मीरा की दीवानगी, बिहारी की लोकप्रियता, घनानंद की प्रेम की पीड़, भूषण का ओज, गुप्त की सहजता, प्रसाद का सामंजस्य और महादेवी से अधिक गेयता और विरहा अनुभूति पाई जाती है। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। आगे बात करते हैं हम अछूतोद्वार और बहिष्कृत। इस हेडिंग में कुछ विशेष बात उन्होंने बताई है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। चमारिन माँ के लाडले बच्चन ने इलाहाबाद के आर्य समाज में आयोजित प्रतिभोज में अछूतों की पंगत में बैठकर कच्चा खाना खाया। मोहल्ले की कन्या खिल्लों की शादी के समय हिंदुओं की छुआछूत नीति एवं सामाजिक क्रूर निर्मम रूढ़ियों से द्रवित होकर बच्चन ने बहिष्कृत कायस्थ परिवार में स्वयं भोजन करें उनको समाज में पुनः स्थापित करवाया। बहिष्कृत और अछूतों के परिवार के साथ
खाने पीने के कारण उनके परिवार के सदस्यों और निकट संबंधियों ने शालिग्राम के गौने के समय बहुभोज का बहिष्कार किया था। उनकी माँ के बारे में जो इन्होंने कितनी बेबाकी से लिखा है कि वो किस जाति से संबंध रखती थी, जिसके कारण उनको बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। विजातीय, विधर्मी, विभाषी तेजी को अपनाकर बच्चन अपनी जाति को खो चुके थे। बच्चन को हिंदू समाज का समस्त ढांचा रुगड़ और सड़ा गला सा प्रतीत होता था। छुआछूत तथा विभेद की भावना देश की उन्नति में घातक प्रतीत होती थी। मिट्टी के द्रोणाचार्य कविता में भी उन्होंने छुआछूत की भावना पर प्रकाश डाला है। बच्चन जी ने अपने घर में प्राय एक चमार बावर्ची रखा हुआ था। आगे उनकी विनोद वृत्ति के बारे में बात करेंगे हम कि वो कितने हंसमुख थे। बच्चन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वह जानबूझकर कलम की नोक तोड़ देते थे, क्योंकि वह जानते थे उनकी माँ सुरस्ती को कलम की नोक निकालनी नहीं आती थी। उनकी माँ का नाम इसमें सुरस्ती बताया गया है, जिनके फलस्वरूप उन्हें पढ़ने से छुट्टी मिल जाती थी। माँ सुरस्ती जब मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करती तो बच्चन अधिक प्रसाद पाने के लिए कहते, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, और माँ 1-2 लड्डू और अधिक उन्हें दे देती थी। तेजी बच्चन जी से विवाह के अवसर पर उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वह सभी प्रकार से सुंदर हैं, परंतु कानी हैं। उसके पिताजी ने कांच की आंख लगवा दी है। जब माँ सुरस्ती ने प्यार और सहानुभूति और विश्वास में लेकर आँख के विषय में पूछा, तब तेजी ने उत्तेजित होकर कहा कि मेरी दोनों आँखें ठीक हैं। बच्चन का विनोद तीखा या पैना ना होकर सहृदयता से भरा होता था। उन्होंने तेजी जी से जब विवाह किया तो अपनी माँ को ही उन्होंने विनोद किया, उनके साथ मजाक किया कि तेजी बच्चन जी की जो एक आँख है वो कांच की है, जबकि ऐसा नहीं था। इसका आगे का अंश है क्रीड़ा व खेलकूद। बचपन में बच्चन जी का मन पढ़ने लिखने में से हटकर खेलकूद की ओर लगा था, परंतु खेलकूद में भी उनका मन पूरी तरीके से नहीं रमा। धीरे धीरे खेलकूद से भी वह पूरी तरीके से दूर चले गए। बस कभी कभी वह काम से थककर हाथ में छड़ी लेकर 1-2 मील दूर तक घूम आते थे, किंतु मन काम में ही लगा रहता था। आगे उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाया गया है। इसमें बच्चन जी जन्म से ही शहर में रहे, घूमे फिरे, इसलिए प्रकृति प्रेम के संस्कार उनमें जागे ही नहीं थे। बच्चन ने पाया कि ऊपर आसमान में जहाँ रात में तारे निकलते हैं, उसी में कहीं बादल छा जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त मेरे मकान के पीछे से होता है। यद्यपि वह किसी स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आकर्षित नहीं हुए और ना ही उसे देखने के लिए गए, परंतु फिर भी वे सौंदर्य बोध से अपरिचित नहीं थे। बच्चन की अपनी आत्मकथा में प्रकृति चित्रण मिलता है। विदेशों में देखा है कि जहाँ प्रकृति को मनुष्य का स्पर्श मिला तो वह और अधिक सुंदर हो गई। हम प्रकृति के समीप आकर उसे अशोभन, अनाकर्षक और क्रूप बना देते हैं। वे कहते थे कि भारत में चित्रकूट की गुप्त गोदावरी को यदि मनुष्य के स्पर्श द्वारा शोभनीय बनाया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हम इस आत्मकथा का इतना ही अंश पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। कल मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।